टाइम इज रिलेटिव, ग्रेविटी की वजह से टाइम भी बेंड हो जाता है। कायनात ने एक दूसरे इंसान को भेजा था जो कि वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था। सारी की सारी इक्वेशंस नहीं बता सकते डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। उसका सब कुछ स्लो हो जाएगा, उसके सेल्स की ग्रोथ, उसके एटॉमिक लेवल तक भी सारी प्रोसेसेस स्लो हो जाएंगी। ये हमारे पास है इवेंट होराइजन। क्या चलो दोस्तों, क्वांटम संडे के एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। यहां पे हम फिजिक्स, फिलोसफी, स्पेशली मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं विदाउट यूजिंग मैथ्स। ये कैसे हो सकता है मैथ की बात और मैथ ही ना यूज हो? ये तो कोई जीनियस राजन जैसा ही इंसान कर सकता है। हाँ मैं कर लूंगा, ठीक है, अब तुमने मेरे कंधों पे डाल ही दी है तो बात। सो हम यहाँ पे बहुत सारी बातें करने वाले कहानियों की और जर्नी की, एक ऐसी जर्नी की जिसमें दो प्रेमी दो अलग अलग यूनिवर्स से एक जगह पे आके मिलने वाले हैं, बात करने वाले हैं, लेकिन उनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी, या डेस्टिनी बोल सकते हो, वो मौत होगी। उन्हें मरना होगा एक साथ, लेकिन वो मिलेंगे मरने से पहले। एक का नाम होगा राजन, एक सुंदर सा लड़का तुम्हारे सामने बैठा ही हुआ है और एक वीना जो कि दूसरे यूनिवर्स में है, जिसको राजन ने खुद भी नहीं देखा है, बट उसके मन में एक ब्लर सी पिक्चर है उस वीना की। दूसरे यूनिवर्स में रहती है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता है, बट क्या फिजिक्स के लॉज इस चीज को, इन इन साइंस फिक्शन जैसी बातों को अगर हम सीरियस नोट पे बात करें, क्या दूसरे यूनिवर्स के किसी इंसान से मिल पाना पॉसिबल है? क्या दूसरे यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं? आज इसी की बात करने वाले हैं। पूरी की पूरी कहानी सुनाने से पहले एक छोटी सी बात, जर्नी का थोड़ा सा आगे का एक व्यू दिखाना चाहूंगा। हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी की पूरी कायनात को, सही समझ रहे हो, ये यूनिवर्स और इसके साथ वाला यूनिवर्स, सबको एक पेज पे ला के रख दे, एक पेज पे ड्रॉ करके दिखा दिया हमें पूरी कायनात को। कैसे किया वही आज जानने वाले हैं। लेकिन कहानी शुरू होती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिन्होंने हमारे सामने एक ऐसी बुक पेश की जिसके पन्ने शायद उन्होंने खुद भी ढंग से पढ़ के देखे नहीं थे, क्योंकि वो अपनी ही इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पाए। कायनात ने एक दूसरे इंसान को भेजा था जो कि वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था। उसके मरने से पहले, कुछ समय पहले ही, उसने आइंस्टाइन की इक्वेशंस का एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करके दे दिया। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि इतना खूबसूरत था कि आइंस्टाइन ने पढ़ते ही उन्हें स्पेशली लेटर लिखा कि यार काम तो कमाल करा है। वो इंसान का नाम था श्वार्ज़चाइल्ड। वो पता क्या करते थे, वर्ल्ड वॉर 1 में जो गोले फेंके जाते हैं ना तोप के, उसकी ट्राजेक्ट्री को कैलकुलेट कर रहे थे। और उस वर्ल्ड वॉर 1 में एक कैओटिक सिचुएशन में उनके पास इतना समय आ गया कि वो आइंस्टाइन आराम से बैठ के आइंस्टाइन की इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया एकदम अभी कंफ्यूज है, अभी समझने, अभी डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि भाई आइंस्टाइन ने बता क्या दिया। ये कैसी फील्ड इक्वेशंस है कि हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स 4 डायमेंशनल यूनिवर्स है, जिसके बीच में अगर हम गेंद की तरह कुछ रख दें तो वो बेंड हो जाता है, डिस्टॉर्ट कर देता है। टाइम इज रिलेटिव, ग्रेविटी की वजह से टाइम भी बेंड हो जाता है। ग्रेविटी का टाइम से क्या लेना देना है? बाद में पता लगा कि भाई ग्रेविटी जैसी चीज तो होती ही नहीं है। एक्चुअली दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम विच वी परसीव एज ग्रेविटी। बहुत भारी वर्ड मैंने बोल दिए हैं, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आइंस्टाइन ने बताया ये जो स्पेस है ना, ये एक फिजिकल चीज है। मुझे स्पेस अकेला नहीं बोलना चाहिए, स्पेस टाइम बोलना चाहिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ना स्पेस टाइम इंटरवल और एक इनवेरिएंट के बारे में बात की थी। इसको और डीपली समझने के लिए एक फॉर्मूला देखते हैं, सिंपल, डेल्टा एक्स का स्क्वायर। कहने का मतलब है डिस्टेंस अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग तरह से बिहेव कर सकते हैं। अगर आप लोग अगर बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहे हो तो मेरे हाथ की लेंथ अलग दिखाई देगी। अगर नियर द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रहे हो तो मेरे लिए इसकी लेंथ इतनी ही है, मैं रेस्ट पे बैठ के देख रहा हूं। कौन सही है? आंसर इज दोनों ही सही है अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। समझ गए? तो मेरे को भी जो पर्सन मूव कर रहा होगा वो ऐसे श्रिंक किया हुआ दिखाई देगा, वो ऐसे पतला सा थिन सा दिखाई देगा जब वो नियर द स्पीड ऑफ लाइट चलने वाला है। तो चीजें रिलेटिव होती हैं। ऐसे ही हमारे पास जो टाइम है दैट इज ऑल्सो रिलेटिव। टाइम रिलेटिव होने का मतलब है कि अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग तरह से टाइम बीतता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कहां पे है, किस स्टार के पास बैठा है, किस तरीके से वो स्पेस टाइम जो है, वो जो फैब्रिक है वो स्ट्रेच या स्क्वीज हो रखा है, और या फिर कितनी स्पीड से चल रहा है। तो दो फैक्टर है हमारे पास इन चीजों को चेंज करने के लिए। बट ऐसा काफी सारे साइंटिस्ट आए, लॉरेंस स्पेशली, उन्होंने देखा कि स्पेस अलग तरह से बिहेव कर सकता है, टाइम भी अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग तरह से बिहेव कर सकता है, बट दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वर एंड वी कॉल दिस इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी जो हर ऑब्जर्वर के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ हिज स्पीड सेम ही रहने वाला है। और ये जो चीज हमारे पास आई है इसे हम बोलते हैं
डिस्टेंस। अब कोई, अब तुम कह सकते हो कि भाई ये कैसी बात है, ये डिस्टेंस कैसे हो गया, इसके अंदर तो टाइम भी आ रहा है, तो इसे डिस्टेंस कैसे बोल रहे हो? क्योंकि दिस इज डिस्टेंस इन स्पेस टाइम, नॉट स्पेस। स्पेस में तो डिस्टेंस वही होता है ना, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, अप टू सो ऑन। यहां पे जो हमारे पास स्पेस, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास जो इंटरवल आया है, दिस इज कॉल्ड स्पेस टाइम इंटरवल ऑल्सो, ये स्पेस टाइम के बीच का है। अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि ठीक है हमने मान लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इसके इसके यूनिट्स कैसे आप डिफाइन करोगे, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये सेकंड में होता है, ये मीटर में होता है, ये तो कंफ्यूजन हो गई। एक्चुअल में इसके नीचे यहां पे सी स्क्वायर होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम, तो वहां से हमने यूनिट्स को करेक्ट किया। तो फिर सी लगाया क्यों नहीं था अभी तक? एक्चुअल में हम क्या करते हैं, अभी तो इक्वेशन ऐसे ही, बट जब हम क्या करते हैं कभी कभी चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए ना इस सी की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। अगर सी की वैल्यू को 1 मान लेंगे तो डेल्टा टी स्क्वायर, तो कभी भी ऐसा दिखाई दे, इसका मतलब है खुद से ही जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने सी की वैल्यू 1 मान लिया। कैसे मान सकते हैं, होती तो 3 × 10⁸ है। चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बताता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पेस टाइम डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं, वैसे तो 4 डायमेंशन है टोटल, 3 स्पेस के, एक टाइम का। टाइम अलग तरह से बिहेव करता है स्पेस से, क्योंकि स्पेस में हम आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, टाइम में सिर्फ आगे जा सकते हैं, एज फार एज वी नो। इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन भी दिख रहा है, जो इसको डिफरेंशिएट तो करके दिखा रहा है ना कि टाइम थोड़ा सा अलग तरह से बिहेव करता है। बट सबसे कमाल की बात यह है कि जो आइंस्टाइन की इक्वेशंस है ना, या जितनी भी हमारी पूरी फिजिक्स की इक्वेशन है, चाहे वो श्रोडिंगर इक्वेशन हो, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स की कोई भी इक्वेशन हो, सारी की सारी इक्वेशंस नहीं बता सकते डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, कि पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर के समय की बात हो रही है, बता नहीं सकते हैं। तो वो थोड़ा सा दिक्कत है हमारी इक्वेशंस में। क्या चीज है फिर जो पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस बता सकती है? दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी इज द ओनली कॉन्सेप्ट जो हमें पास्ट और फ्यूचर के बारे में डिफरेंस बताता है, बट उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। फिलहाल के लिए इस ग्राफ पे वापस आए तो एक चीज बस मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो एक्स टी ग्राफ होता है, हमने बचपन में पढ़ा है, इसका जो स्लोप है दैट इज वेलोसिटी, या स्पीड भी बोल सकते हैं अभी के लिए। स्लोप का मतलब होता है डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये हमारे पास स्पीड आती है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे एक यूनिट ऑफ स्पेस और एक यूनिट ऑफ टाइम की बात करूं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। बचपन में ग्राफ बनाया ना, वैसे ही ऐसे ही 2 यूनिट ऑफ स्पेस, 2 यूनिट ऑफ टाइम यहां पे आ जाएंगे, ऐसे ही 3 यूनिट ऑफ स्पेस, 3 यूनिट ऑफ टाइम यहां पे आ जाएंगे। तो ये जो मैं अब लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ना, किसके लिए डिफाइन करें इस लाइन को? कौन है जो 1 यूनिट ऑफ टाइम में 1 यूनिट ऑफ स्पेस चलता है? हमने आज के बाद बोल दिया कि वो लाइट होगी। लाइट है जो 1 यूनिट ऑफ टाइम, मतलब 1 सेकंड में, मान लेते हैं ये मैं सेकंड में मेजर कर रहा हूं और ये जो डिस्टेंस है ये मेजर हो रहा है लाइट सेकंड में। लाइट सेकंड इज अ डिस्टेंस 3 × 10⁸मीटर्स। 3 × 10⁸मीटर्स, इतना डिस्टेंस है 1 सेकंड में। 3 × 10⁸ ये कौन चल सकता है? सिर्फ और सिर्फ लाइट ही चल सकते हैं और कोई भी नहीं। इवन, अब ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूं, इवन जो लाइट है ना, 1 सेकंड में एक लाइट सेकंड लाइट चल रही है। क्या ऐसा हो सकता, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करे जो 1 सेकंड में 1.01 लाइट सेकंड चली जाए, या फिर 1 यूनिट ऑफ टाइम में 1.01 यूनिट ऑफ स्पेस चल जाए? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में एक स्पीड लिमिट सेट हो रखी है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। लाइट खुद भी चाहे तो ये उसका ग्राफ नहीं बन सकता था जो अब मैं बनाने वाला हूं, कि 1 सेकंड, ये 1 यूनिट ऑफ टाइम और 1.1 यूनिट ऑफ दिस, तो ऐसा नहीं बन सकता था इसका ग्राफ। इवन लाइट भी इस वाले रीजन में नहीं आ सकती है, ध्यान रखना। ऐसे मैं इधर की साइड पे भी बना सकता था, जस्ट सिमिट्री के कारण, है ना। तो ये मैं एक छोटा सा एक ग्राफ बना दिया है, बट इसकी इंप्लीकेशंस बहुत सारी है ना, वो मैं बताना चाहूंगा। अगर मैं इसको 2 डायमेंशन ऑफ स्पेस लेना चाहता तो ऐसे समझो कि इसको पूरा ऐसे रोटेट कर दो 3D में। सोच पा रहे हो ना, ऐसे 2 हाथ है और इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूं, नहीं कर पाया ना, बट मैं अपने हाथ को ऐसे रोटेट कर दूं तो कुछ ऐसी सी शेप बन जाएगी, कोन टाइप, एक ऊपर कोन, एक नीचे कोन। ये जो हमारे पास है दिस इज फ्यूचर, इसे हम वैसे लाइट कोन बोलते हैं, और ये हमारे पास है पास्ट। पास्ट, फ्यूचर, और बीच में यहां पे जो दिखाई दे रहा है वो है प्रेजेंट। हम कहां जा सकते हैं? इवन लाइट कैन नॉट गो इन दिस डायरेक्शन, यहां पे लाइट भी नहीं जा सकती है गिवन टाइम में। 1 यूनिट ऑफ, अगर मैं यहां पे देखूं, क्या यहां पे लाइट आ सकती थी? नहीं। गिवन टाइम में इवन लाइट कैन नॉट रीच एट दिस पॉइंट। अगर मैं यहां पे हूं तो मैं ये वाले इवेंट तक
मैं ये वाले इवेंट को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, लाइट भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। मैं यहां हूं, एक सेम समय पे एक इवेंट हो रहा है यहां पे, मैं यहां पे हूं और एक इवेंट हो रहा है लेटर से एंड्रोमेडा गैलेक्सी में, इवन और सेम समय पे हो रहा है। अगर सेम समय पे कोई चीज हो रही है तो मैं उसको परसीव नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा, इवन लाइट भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वी हैव स्पेस लाइक सेपरेशन। स्पेस लाइक सेपरेशन का मतलब है वो इस ग्राफ के इधर की डायरेक्शन, या तो यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है या यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसे हम बोलते हैं स्पेस लाइक सेपरेशन। और जो ये कोन के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड टाइम लाइक सेपरेशन। टाइम लाइक सेपरेशन मतलब जिन्हें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये जो एजेस दिखाई दे रही हैं, ये एजेस हमारे पास हैं लाइट लाइक सेपरेशन। लाइट लाइक सेपरेशन, ये ऐसी लाइंस हैं जहां पे हमारे पास डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, अगर देखोगे तो निकालने की कोशिश करते हैं, ये रहा हमारे पास डेल्टा एक्स, ये वाला, और ये रहा हमारे पास डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी करके देखो तो आंसर आएगा 1। ऐसे ही ये रहा हमारे पास डेल्टा एक्स, ये रहा डेल्टा टी, फिर से 1 आएगा, डिवाइड करके देखो। डेल्टा एक्स डेल्टा टी, फिर से 1 आएगा, डिवाइड करके देखो। इसका मतलब है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा टी, और इसका आउटकम होगा यहां पुट करते ही कि टाइम जीरो, स्पेस टाइम इंटरवल ही जीरो। लाइट के लिए ना तो आने वाला कल है ना पिछले वाला कल है। लाइट अगर मैंने यहां से छोड़ दी है, मान लो लाइट बिग बैंग से आ रही थी, यहां तक मेरी आंखों में अब पड़ी है वो बिग बैंग वाली लाइट, लाइट के लिए समय ही नहीं बीता। वैसे अगर देखें तो 13.8 बिलियन ईयर्स बीत चुके हैं, लेकिन लाइट जिस समय पे चलना स्टार्ट हुई थी, अगर फोटोन्स के पास कॉन्शियसनेस होती तो लाइट जिस समय पे चलना स्टार्ट हुई थी आज भी वही समय है, समय ही नहीं बीता। ना उसके लिए येस्टरडे होता है ना उसके लिए टुमारो होता है, एंड दैट इज वेरी अजीब, आई नो। अगर हम इसको यहाँ पे पुट करके देखें तो 0 आ जाएगा, यहां से हम 2 लाइंस निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके, और वही मैंने 2 लाइंस यहां ड्रॉ करी। इसका मतलब ये है वो यूनिवर्स जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये है वो यूनिवर्स जिसको मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूं, और मैं यहां पे हूं। और ये जो एजेस हैं ये सिर्फ लाइट एक्सपीरियंस कर सकती है, और ये ना लाइट एक्सपीरियंस कर पाएगी एक ही समय पे, अगर 2 इवेंट हो रहे हैं एक यहां एक यहां, ना तो लाइट उसको एक्सपीरियंस कर पाएगी ना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस रीजन में जाना ही इम्पॉसिबल, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। ये जो डायग्राम है ये बताना चाह रहा है कि ये टाइम जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं तो 0 सेकंड है, 0 सेकंड में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं पूरे यूनिवर्स में, किसी ने ऐसे ताली बजाई है एंड्रोमेडा गैलेक्सी में, और उस समय पे जिस समय पे मैं ये लेक्चर बना रहा हूं, मैं यहां पे हूं और कोई एंड्रोमेडा पे यहां पे है, उसने ताली बजाई, मैं उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गिवन समय पे इवन लाइट कैन नॉट ट्रैवल हियर। टेलीपोर्टेशन जैसी चीजें तो होती नहीं है कि मैंने ऐसे किया और मैं वहां पहुंच गया, लेकिन ऐसे करने में भी तो समय लगेगा, उसमें भी तो समय बीता। इसका मतलब है जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, पहली बात वो तो पास्ट है। मैं इस दीवार को देख पा रहा हूं, मैं इस बोर्ड को देख पा रहा हूं, तुम लोग इस वीडियो को देख पा रहे हो, वो पास्ट है, क्योंकि लाइट को टकरा के तुम्हारी आंखों तक आने में समय लगता है। और कुछ ऐसे इवेंट्स हमारे दुनिया में, कायनात में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिसको इवन लाइट कैन नॉट परसीव। दिस इज द कंप्लीट स्पेस टाइम। आइंस्टाइन ने कहा कि हमारे यूनिवर्स में कहीं भी तुम एक प्लैनेट को या एक स्टार को एक रख दोगे एक जगह पे, तो वो पूरे का पूरा स्पेस टाइम डिस्टॉर्ट कर देगा, उसको बेंड कर देगा इन अ वे कि समय अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग तरह से बीते। अगर मैं यहां पे बैठा हूं अर्थ पे, अर्थ इज अ लो मास प्लेनेट, लेकिन अगर कोई वेरी हाई मास स्टार के पास अगर मैं चला जाऊं तो मेरा समय स्लो होने वाला है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो काफी सारी जगह मिसिंग होती है, स्लो समय बीतने का मतलब है मेरे रिस्पेक्ट में जो वो सामने एक मेरी दोस्त वीना बैठी होगी उस भारी से स्टार के पास, उसका सब कुछ स्लो हो जाएगा, उसके सेल्स की ग्रोथ, उसके एटॉमिक लेवल तक भी सारी प्रोसेसेस स्लो हो जाएंगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्लोनेस, ग्रेविटी बेंड टाइम, ये मतलब है इसका एक्चुअल। ये है वो मशीन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये वो किताब है जो आइंस्टाइन हमें देके गए। कमाल की बात है, मैं बताता हूं इसका मतलब है। इसका मतलब है कि अभी अभी जैसे मैंने वो स्पेस टाइम इंटरवल के बारे में बताया कि स्पेस टाइम के बीच में अगर कुछ डिस्टोर्शन होनी स्टार्ट हो जाए, मतलब अगर मैं किसी मास को, अभी तक हम फ्लैट स्पेस टाइम के बारे में बात कर रहे थे, जब मैंने अभी ये इक्वेशन लिखी ना dt स्क्वायर माइनस में dx स्क्वायर इज इक्वल टू डी टाउ का स्क्वायर, ये फ्लैट स्पेस टाइम, इसके अंदर कुछ नहीं है, अभी खाली है, इसे बोलते हैं मिन्कोस्की स्पेस टाइम। नाम अगर कभी सामने आ जाए तो ध्यान रखना। बट ये जो हमारे पास है ना, इसके अंदर अब ऑब्जेक्ट्स भी आ गए हैं, इसके अंदर हम स्टार, प्लैनेट, ब्लैक होल जो मर्जी रख सकते हैं, एंड दिस इक्वेशन
ये हमें बताएगी उसके आउटकम क्या होंगे। इसके अलग अलग कंडीशंस लेके आओगे। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो स्पेरिकली सिमेट्रिक फॉर एग्जांपल, एक तुम्हारे पास कंडीशन है कि अगर एक स्फीयर है, उसके आसपास की हर जगह अगर ग्रेविटी नहीं, उसके आसपास की हर जगह पे डिस्टोर्शन, बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम, कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम हर जगह पे अगर सेम रहे, इसको 5 मिनट में भी और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, बट इसको अगर हर जगह पे सेम रहे मेरे आसपास, तो कैसे आउटकम मिलेंगे। हमें मेनली हम इंटरेस्टेड होते हैं इसमें। ये होता है हमारे पास मैट्रिक, स्पेस टाइम मैट्रिक। अगर एक बार हमें स्पेस टाइम मैट्रिक मिल गया, भाई खत्म, हमारा काम हो गया। हम किसी भी स्टार के अराउंड का स्पेस टाइम कर्वेचर बता सकते, तो हमारा टास्क होता है ये ढूंढना। लेकिन इसके अभी तो हमारे पास एकदम सिंपल सा दिखाई दे रही है क्योंकि फ्लैट स्पेस टाइम है। लेकिन जब हम कोई मास रख देंगे इसके ऊपर अपने स्पेस टाइम में, अगर अपने यूनिवर्स में एक मास को लेके आएंगे, एक स्टार को लेके आएंगे, तो इसके आगे हमें कुछ फैक्टर्स भी दिखाई देने वाले हैं। अभी जैसे मैं श्वार्ट्ज़चाइल्ड सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि ये चेंज कैसे होता है। बट ये इक्वेशन से हमें इस मैट्रिक के बारे में पता चल सकता है, काफी सारे अनलॉक कर सकते हैं, अनलेयर कर सकते हैं चीजों को। 1 सेकेंड। हाँ, तो यहां पे कुछ फैक्टर्स आते हैं जो हमें बताते हैं कि स्पेस टाइम हमारे रिस्पेक्ट में, जो हम किसी स्टार से इतने दूर हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट स्पेस टाइम में बैठे हैं। अर्थ उतना भी ज्यादा कर्व नहीं करता स्पेस टाइम को। तो जो बहुत बड़ा सा स्टार है, सन से भी बिलियंस ऑफ टाइम बड़ा स्टार है या ब्लैक होल है, वो कितना कर्व करेगा, वो ये इक्वेशन का ये आउटकम हमें बता सकता है। हमारा काम होता है आइंस्टाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना, एक मैट्रिक ढूंढ लेना। ऐसे समझो कि एक मैट्रिक हमारे पास है, कुछ कुछ एक बड़ा सा स्फीयर है जो बाहर से देखने में तो स्फीयर लग रहा है, लेकिन जब मैं पास जाऊंगा तो वो छोटे छोटे ट्राइंगल से बना हुआ था। छोटे छोटे ट्राइंगल्स को ऐसे हमने ज्वाइन करा था और एक स्क्वायर बना दिया था, कुछ इस तरीके से। समझ पाए? इसका मतलब है कि अगर मैं पास से जाके देखूंगा तो छोटे छोटे पीसीस हैं, उन्हीं छोटे छोटे पीसीस को जोड़ के, मैं एक बड़ा स्पेस टाइम बना सकता हूं। समझने की कोशिश करो ना यार। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ये मेरा लैपटॉप है, इसका ये कीबोर्ड देख पा रहे होंगे, तो इसके जो छोटे छोटे कीज है ना, इसको अगर मैं एक की को देखूं, दूसरी की को, तीसरी की को, बस इसको डिस्क्राइब कर देता हूं, तो पूरा कीबोर्ड बन जाएगा जब मैं इसको साथ में जोड़ूंगा। तो वैसे ही यहां पे भी है। ये जो श्वार्ट्ज़चाइल्ड है उन्होंने भी यही किया। श्वार्ट्ज़चाइल्ड ने सिंपल क्या किया कि इसके आसपास छोटे छोटे पीसीस को लिया और उन पीसीस पे कैसे ग्रेविटी, कैसे वो बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम वर्क करेगा, वो उनकी मैट्रिक ने बताया। और हमने जब उसको कंबाइन कर दिया तो हमें पूरा स्पेस टाइम स्ट्रक्चर मिल गया। एक बार इस पर सोचने की कोशिश करते हैं, बहुत मजेदार चीज है। अर्थ उतना ज्यादा कर्वेचर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकती, वो बताता हूं। ये है वो ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम, ये है मासेस की बात, मास मतलब मैटर की बात, ये है ज्योमेट्री, ये है मैटर। लेकिन यहां पे आए तो जी की वैल्यू होती है 10⁻11 अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अगर सी देखें तो 3 इंटू 10⁸ और उसकी भी पावर है 4। भाई ये ऊपर जाएगा फैक्टर, ये तो और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो नंबर लिखा हुआ ना, जी म्यू न्यू, हमें जानने की जरूरत नहीं है क्या चीजें है, तो आने वाले वीडियोस में डिटेल में जानेंगे। बट ये जो नंबर है ना आगे लिखा हुआ, ये लगभग हमारे पास नंबर है 10⁻, ये कितना हो जाएगा 32 और 43। 10⁻43। भाई कितना ज्यादा छोटा नंबर है। इसका मतलब है जो स्पेस टाइम को बेंड करना पड़ता है ना, वो बेंडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा मास लगता है। इतना ज्यादा मास जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं, मास हमें रखना पड़ेगा ताकि अच्छे से वो कर्वेचर बेंड हो जाए। इसीलिए तो बिलियन ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स बड़े स्टार्स कोलैप्स करते हैं सन के कंपैरिजन में देखें तो वो एक ब्लैक होल बनता है, जिसकी वजह से जो कर्वेचर बिगड़ता है स्पेस टाइम का, वो नोटिसेबल होता है। तो ये हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन बताना चाह रही है। बट यहां कहानी रुकती नहीं है। श्वार्ट्ज़चाइल्ड ने जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया वो खूबसूरत तो था, लेकिन बड़ा वियर्ड भी था। उनकी इक्वेशन में ना, मैं यहां पे दिखाना भी चाहूंगा, दो वियर्ड सी टर्म थी। अगर हम यहां पे dt और dr देखेंगे, t है टाइम, जो दूर बैठा ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है टाइम, वो टाइम है। और r है रेडियल डिस्टेंस, जैसे हमने बचपन में स्फीयर की रेडियस देखी है ना, काइंड ऑफ एक वैसा सा डिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन इनके आगे जो फैक्टर है ना, यही मेन चीज है जो हमें समझने हैं। यही हमें इस डायग्राम तक, हमारे जो दो प्रेमी हैं उन तक पहुंचाएगा। दो अलग अलग यूनिवर्स से आने वाले हैं प्रेमी,
इसी एक सिंगल इक्वेशन ने हमारी मैथ को 2 बार तोड़ के रख दिया। ये है वो श्वार्ज़चाइल्ड मैट्रिक जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। एक्चुअल में ये जो हमारे पास टाइम है, जैसा मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि ये वो टाइम है जो दूर बैठा ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है, उसके बारे में जो एक बड़े से स्टार की विसिनिटी में है, जो इसके पास बैठा हुआ है, और एक दूर बैठा हुआ इंसान, एज यू मेरे ख्याल से गेस कर लिया होगा ना, ये हूं मैं जा रहा हूं खतरे की तरफ, और ये है वीना, ये मेजर कर रही है टाइम। दूर बैठे ऑब्जर्वर जो मेजर कर रहा होगा टाइम, वो है ये dt। लेकिन इसके आगे ये फैक्टर भी तो लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये जो ऑब्जर्वर मेजर करेगा वो एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा जो इसके लिए भी बीतेगा, इसके लिए बीतने वाला समय विद रिस्पेक्ट टू हिम ये वाला होगा। इसके आगे एक फैक्टर लगा हुआ है। हम श्वार्ज़चाइल्ड को जानते हैं क्योंकि वही आइंस्टाइन की जो मशीन थी उसमें इन्होंने पर्टिकुलर सिचुएशंस कुछ डाल के और आउटकम निकालने की कोशिश की। उन्होंने पता करने की कोशिश की कि अगर स्फेरिकल सिमेट्री मान ले हर जगह पे, हम मान ले कि स्पेस टाइम डिस्टोर्ट तो हुआ है, पूरे के पूरे पानी में पत्थर को रखा है, या पूरे के पूरे एक रबर शीट में एक जब हमने पत्थर को रखा तो उसने रबर शीट को थोड़ा स्ट्रेच स्क्वीज तो कर दिया, किस तरीके से करा है, तो मान लो ऐसे स्पेस स्ट्रेच हो गया थोड़ा सा। वैसे मैं यहां पे लोअर डायमेंशंस की बात कर रहा हूं, अभी मैं 4 डायमेंशनल स्पेस के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, इमेजिन करना बड़ा ज्यादा मुश्किल है उसको। बट मान लो मैंने जैसे इतना भारी सा प्लेनेट यहां पे रखा, स्पेस टाइम जो है वो डिस्टोर्ट हो गया। इसी डिस्टोर्शन ऑफ स्पेस टाइम को, स्पेस और टाइम में क्या फर्क आ रहा है, इसे ही तो हम ग्रेविटी बोलते हैं। Gravity is just the geometry, just the distortion of this space and time, nothing else at all। कोई फोर्स नहीं है, यही आइंस्टाइन ने बताया। और यही तो मुझे जॉन व्हीलर की एक बात याद आ रही है। उन्होंने एक बार बोला था कि मैटर बताता है स्पेस टाइम को कि कैसे कर्व होना है, लेकिन स्पेस टाइम बताता है मैटर को कि कैसे उसकी ट्रैजेक्टरी रहने वाली है। चलते चलते अगर एक प्लेनेट यहां पे आएगा तो उसको जाना पड़ेगा ना यार, यहाँ पे स्पेस टाइम ही जब ऐसे है तो उसको भी तो ऐसे ही जाना पड़ेगा ना। ऐसे सोचो ना, तुम पानी में चल रहे हो, आगे वो एक वर्लपूल सा आ गया, वो कोई गड्ढा सा आ गया, वो टोर्नेडो सा जो बना होता है, वो अनफॉर्चुनेटली जाना ही पड़ेगा ना हमें उसके अंदर, क्योंकि पानी ही वही फ्लो कर रहा है और हम पानी के साथ फ्लो कर रहे हैं। सेम गोज हियर ऑल्सो। सो ये है हमारे पास। अब दूसरी चीज जो यहां पे हमें आर दिखाई दे रहा है, दिस आर इज रेडियल डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस। मैं यहां पे एक और भी एक बड़ा सा स्फीयर ड्रॉ कर देता हूं, ऐसा अब ठीक लगेगा थोड़ा सा। तो इसके अंदर की जो स्पेस टाइम ज्योमेट्री है वो ये रही, ऐसी बेंडो रखी है। और ये जो हमारे पास बड़े वाला डॉट, ये जो मैंने बनाया है लाइंस वाला स्फीयर, ये हमारे पास है इवेंट होराइजन, ये हमारे पास है आर एस डिस्टेंस पे, जैसा कि यहां पे दिख भी रहा होगा। श्रोडिंगर ने माना था स्फेरिकल सिमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में जाननी, और ये मेरे ख्याल से कुछ अगर सीख के जाओगे तो वो ये बात होगी जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं। श्वार्ज़चाइल्ड ने माना था कि मैं मान लो एक स्फीयर हूं, मैं जहां भी देखूंगा ना, जहां भी देखूंगा सेम डिस्टोर्शन होगी। मैं 5 सेंटीमीटर आगे जा रहा हूं, 5 सेंटीमीटर कहीं पे चला जाऊं, ऊपर नीचे स्फेरिकली, ऐसा समझो मेरे आसपास एक स्फीयर है 5 सेंटीमीटर का, उस स्फीयर में मैं जहां देखूंगा सेम डिस्टोर्शन देखने को मिली है। मैं 10 सेंटीमीटर पे जाऊंगा अलग डिस्टोर्शन होगी, लेकिन हर 10 सेंटीमीटर जहां भी चला जाऊंगा सेम डिस्टोर्शन। आप समझ पा रहे हो कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है चीजें एज कंपेयर टू व्हाट आई कैन ड्रॉ। मैं नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा उस चीज को, बट हर जगह पे अगर हम देखेंगे तो एक स्फेरिकली सिमेट्री होगी। हर स्फेरिकली सिमेट्री का मतलब मैं अपना हाथ जहां भी रखूंगा 10 सेंटीमीटर पे, वहां पे सेम ही डिस्टोर्शन होने वाली, ये बताया था श्वार्ज़चाइल्ड ने। तो वही है आर, आर इज द रेडियस, और यहां पे सिमेट्री मानी थी श्वार्ज़चाइल्ड ने। यही ध्यान रखना, आगे जाके अभी पता लगेगा कि अगर ये सिमेट्री ना हो तो। और साथ ही साथ इनके वाला जो स्टार है वो स्पिन नहीं कर रहा होना चाहिए, स्पिन नहीं है स्टार के अंदर, याद रखना, पड़ा हुआ बस स्टार, पूरे यूनिवर्स में एक स्टार पड़ा, दैट्स इट। और स्फेरिकल सिमेट्री है स्पेस टाइम के उसके अक्रॉस। बढ़िया, हम इस वाले पार्ट को इग्नोर करने वाले हैं कंप्लीटली, जैसे उसने तुम्हें किया था जैसे उसने मुझे भी किया था। बट ठीक है, वो बातें हैं पुरानी, बट वैसे ही हम इसको भी इग्नोर करने वाले हैं। ये हमारे पास dt है, ये हमारे पास dr है। और एक और बात बताना चाहूंगा, ये लेकिन बताना क्या चाह रहा है ये टर्म, अगर मैं थोड़ा जोक्स वगैरह से थोड़ा बाहर आना चाहूं, क्या बताना चाहता है ये पार्ट, अगर हमें बताना चाहता है कि अगर मैंने एक बार चूज कर लिया ना ये रेडियल डिस्टेंस 10, उसके बाद ये जो स्फेरिकल शेल है, ये जो इमेजिनरी शेल है, इस पे स्पेस टाइम कैसे बिहेव करेगा, इस शेल पे, समझ पा रहे ना। 5 सेंटीमीटर दूर अलग होगा स्पेस टाइम का कर्वेचर, 10 सेंटीमीटर दूर अलग होगा, उस 10 सेंटीमीटर पे कैसा होगा वो ये बताएगा, है ना, है ना, है ना, समझ आया ना, समझ आया ना, वैसा ही है कुछ। तो अभी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अभी हम सिर्फ रेडियल डिस्टेंस में और हम टाइम में इंटरेस्टेड है। हम चाहते हैं कि हम इस इवेंट होराइजन के अंदर जाएं, हम इस डिस्टेंस में इंटरेस्टेड हैं, हम यहां जाना चाहते हैं, हम इस सरफेस पे नहीं घूमना चाहते हैं।
ये बड़ा बोरिंग सा पार्ट हो जाएगा, फिर हमें तो अंदर जाना है सिंगुलैरिटी की तरफ, सेंटर की तरफ। अब इस फॉर्मूला में दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत, अगर R इक्वल टू आर एस हुआ, मैथमेटिक्स ब्रेक हो जाएगी। तो इवेंट होराइजन पे R इक्वल टू आर एस पुट करेंगे, ये फैक्टर ही पूरा जीरो हो गया। अगर ये फैक्टर जीरो हो गया, इसका मतलब टाइम फ्रीज हो जाएगा, और हमारी मैथमेटिक्स कहती है कुछ भी वापस नहीं आ सकता। ग्रेविटी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इसी इवेंट होराइजन पे, इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। याद रखना, याद रखना, इस वाले इंसान के लिए, मैं जो यहाँ पे हूं, मैं आराम से एकदम अंदर जाने वाला हूं। आराम से तो नहीं, बट हाँ अंदर तो जाने वाला हूं मैं एकदम। अब पता ही है आगे मौत है, तो फिर तो आराम से ही जाएंगे ना, तो है ना। लास्ट के समय में भी अगर रो दिए तो क्या फायदा है, स्माइल तो होनी चाहिए फेस पे। तो अंदर जा रहा है इसकी तरफ, ऐसा है कुछ। और एक दूसरी जगह हमें दिक्कत दिख रही है, R इक्वल टू जीरो, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर मैं सेंटर पे चला गया, फिर से इक्वेशन ब्रेक हो जाएगी। समथिंग बाय जीरो तो इन्फिनिटी होता है ना, फिर से इक्वेशन फेल हो गई। इसका मतलब कुछ तो दुविधा चल रही है, दो जगह पे हमारी मैथमेटिक्स फेल हो रही है। अभी 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 रुको तो, ये क्या बताता है, ये डी टाउ, दिस इज स्पेस टाइम इंटरवल, जो अभी मैंने डिस्क्राइब किया था। ये स्पेस टाइम इंटरवल बताएगा हमारे इवेंट के बीच का, वो बताया था ना अभी, कि टाइम अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग हो सकता है, स्पेस अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग तरह से बिहेव कर सकता है, बट दिस क्वांटिटी रिमेन सेम। तो ये क्वांटिटी अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें पूरे के पूरे इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाएगा कि किस तरीके का कर्वेचर है। कितनी कमाल की बात है ना। हमें पूरे के पूरे एक स्फेरिकली सिमेट्री ही हो चाहे, बट हमें पूरे के पूरे कर्वेचर का पता लग जाएगा कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है कर्वेचर। एंड दैट इज इट यार, यही तो बताना चाह रहा हूं मैं, कि हमें 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 ये जानने को मिल जाएगा कि स्पेस टाइम किस तरीके से कर्व्ड है, किस तरीके से डिस्टोर्ट है, कितना टाइम स्लो होगा, कितना टाइम ज्यादा होगा, वो हमें यहां से पता लगने वाला है ना। कमाल की बात। अभी तो एक चीज और देखो ना, मेन दिमाग घुमाने वाली बात जो मुझे पर्सनली लगती है वो ये लगती है, हम चले गए इवेंट होराइजन के अंदर, आर हो गया छोटा, फिर क्या होगा, अगर आर छोटा हुआ तो ये क्वांटिटी हो जाएगी नेगेटिव, और ये क्वांटिटी हो जाएगी पॉजिटिव। इसका मतलब है कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वाली कंडीशन में अगर आर एस बड़ा हो गया आर से, अंदर चलेगा मैं इवेंट होराइजन से, तो देखो क्या होगा। मेरे को बड़ा पर्सनली बड़ा कमाल की बात लगती है, देखना, आर एस बाय आर ऐसा कुछ, डी टी स्क्वायर 1/1 माइनस आर एस बाय आर डी आर स्क्वायर। वॉच दिस, अगर ये क्वांटिटी बड़ी है इससे, तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, मुझे इसे पॉजिटिव ही बनाना है, बाहर एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। सोचो, वीडियो पॉज करके बहुत खतरनाक रिजल्ट बताने वाला हूं, अगर इसे सोच लिया तो ये क्वांटिटी भी नेगेटिव होने वाली है ना, क्योंकि आर एस बड़ा है इससे। मुझे इसे ना ओवरऑल पॉजिटिव बनाना है इस क्वांटिटी को, तो बाहर एक और नेगेटिव लेना होगा, लेकिन एक नेगेटिव पहले ही है तो पॉजिटिव। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात बताने वाला हूं, और यही हमारी जर्नी है। इसका मतलब है जैसे ही हम इवेंट होराइजन को क्रॉस कर जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, तो हमारी मैथमेटिक्स बताना चाह रही है कि जो स्पेस था वो टाइम बन जाता है, जो टाइम है वो स्पेस बन जाता है। इसका मतलब सिंगुलैरिटी तक जाते 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 स्पेस नहीं खत्म होगा, जो खत्म होगा दैट इज टाइम, क्योंकि साइन चेंज हो गए। साइन फ्लिप होने की इंटरप्रिटेशन जो हमें पता है, जो हम बता पा रहे हैं, वो है समय खत्म होना। सिंगुलैरिटी इज नॉट द एंड ऑफ प्लेस, इट इज द एंड ऑफ टाइम। और वहीं तक हमें पहुंचाना है अपने प्रेमियों को। और बहुत सारी, मतलब मैं काफी बार इन प्रेमियों को डिस्कस कर चुका हूं, तो प्रेमियों के नाम तो एटलीस्ट रिवील कर देना। एक का नाम है राजन, बहुत ही सुंदर सुशील हैंडसम लड़का है, तुम्हारे सामने बैठा हुआ वैसे। और दूसरे का नाम है वीना, जो उसकी इमेजिनेशन में, ब्लर सी पिक्चर है, उसने भी कभी ढंग से देखा क्या, कैसे दूसरे यूनिवर्स में जो रहती है। स्वास चाइल्ड की इक्वेशंस जो हैं वो हमें बताती है कि इवेंट होराइजन के बाद स्वैप हो गए ये टाइम और स्पेस। 1915 से 1945 पे आते हैं, बीच में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। एक तो सिचुएशन ढंग की नहीं थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, और वैसे भी कोई प्रोग्रेस हो नहीं पाई। कोई और इसको कोई और बढ़िया तरीके से इसे देख ही नहीं पाया कि कैसे हो सकती हैं चीजें, और कैसे समझा जा सकता है। हमारी मैथमेटिक्स ही ब्रेक हो गई आर इक्वल टू जीरो पे। ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, टाइम और स्पेस जो है वो स्वैप कर जाते हैं आपस में, ये समझ नहीं आ रहा था ना उस समय के लोगों को, उस समय के साइंटिस्ट को। एक और चीज बताना चाहूंगा जो पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स ये आता है, अगर एक स्टार अपनी एंड ऑफ लाइफ के करीब है, स्टार, मैं कुछ बताना चाहूंगा, माइक आई होप कि यहां पे भी आवाज आ जाए। ऐसे समझो मेरे हाथ में एक स्टार है, इसके अंदर चल रही है बहुत सारी न्यूक्लियर प्रोसेसेस, जिसके कारण आउटवर्ड प्रेशर लग रहा है, और ग्रेविटी अंदर की तरफ पुल करने की कोशिश कर रही है। जो स्पेस टाइम ज्योमेट्री है ना, वो उसको अंदर धकेलने की कोशिश कर रही है। स्टार की भी एक लिमिट होती है कि कब तक वो आउटवर्ड
आउटवर्ड प्रेशर लगा सकता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। एक समय आता है जब इसके अंदर का जो न्यूक्लियर फ्यूल है खत्म हो जाता है। जैसे हमारे सन के अंदर भी देखा होगा ना, कुछ प्रोसेसेस चल रही होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। तो वो जो फ्यूजन प्रोसेस है वो आउटवर्ड प्रेशर लगाता है एनर्जी रिलीज होने की वजह से। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनते हैं, जिसके कारण एनर्जी निकलती है, जिसके कारण आउटवर्ड प्रेशर बनता है। लेकिन एक समय आएगा जब एनर्जी खत्म हो जाएगी और पूरे का ग्रेविटी ओवरकम कर जाएगा और पूरे का पूरा स्टार एक पॉइंट पे आ जाएगा, एंड दैट पॉइंट इज सिंगुलैरिटी। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। तो इसका मतलब है, ये जो हम बात कर रहे थे अभी, इवेंट होराइजन के पार जाएंगे, जो सेंटर की तरफ जाएंगे, सेंटर को समझना ही इतना ज्यादा इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके पास इन्फिनिट डेंसिटी है। क्योंकि पूरे के पूरे स्टार को जब हम कंप्रेस कर देंगे तो वो तो एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा ना जहां पे इन्फिनिट मास या इन्फिनिट डेंसिटी है। अब इन्फिनिटी से कैसे डील करें, वी हैव नो आइडिया। ठीक है, सारा कुछ समझ गए। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, जो आज तक मेरे ख्याल से कभी सोचा नहीं होगा शायद आज से पहले, कि अगर मान लो मैं एक स्टार के ऊपर खड़ा हूं, मेरी एक दोस्त है वो एक स्टार के ऊपर खड़ी है और मैं बहुत दूर खड़ा हूं स्टार से। जैसे ही स्टार कोलैप्स किया, क्या मैं उसे देख पाऊंगा कोलैप्स होते हुए? सोचो, कभी भी नहीं। क्योंकि स्टार कोलैप्स होगा ये मुझे पता कैसे लगेगा? जब उस स्टार से कुछ लाइट मेरी आंखों में आके पड़ेगी और मुझे पता लगेगा कि वो स्टार कोलैप्स हो चुका है। लेकिन लाइट तो मुझ तक आ ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि वो जैसे ही स्टार कोलैप्स कर जाता है उस श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के अंदर चला जाता है। अर्थ की श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कुछ मीटर्स में है। अर्थ को अगर मैं पूरा का पूरा कंप्रेस कर दूं, पूरे के पूरे एटम्स को क्रश कर दूं, जो एटम के अंदर खाली स्पेस होता है ना, एम्प्टी स्पेस, उसको क्रश कर दूं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ मिक्स कर दूं, वैसी सिचुएशन आ गई वहां पे। इवन लाइट कैन नॉट कम मेरे तक, क्योंकि वहां से लाइट आ ही नहीं सकती ना। यही तो कंडीशन है। इवेंट होराइजन इज द प्लेस जहां से लाइट भी नहीं आ सकती। इसका मतलब है मेरे लिए वो स्टार कभी क्रश ही नहीं होगा, वो कभी ब्लैक होल में कन्वर्ट ही नहीं होगा। लेकिन अब वीना के पर्सपेक्टिव से सोचो, वो स्टार के ऊपर बैठी है, उसके लिए तो कुछ ही क्षण में गायब हो जाएगा स्टार, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडीशन मान लेते हैं कि वो इमोर्टल है, मरने नहीं वाली है, स्टार के ऊपर है, स्टार को कोलैप्स होते देख रही है, स्टार उसके सामने कोलैप्स होता है, लेकिन मेरे को तो कभी दिखेगा ही नहीं स्टार कोलैप्स होता हुआ। ये तो बहुत बड़ा पैराडॉक्स आ गया हमारी कहानी में, बहुत ज्यादा गहरा पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स से झेल नहीं पा रहे थे, और दूसरा वो सिंगुलैरिटी वाले पैराडॉक्स से नहीं झेल पा रहे थे, तो इसीलिए प्रोग्रेस काफी समय तक रुक गई। और इसके बाद 1945 में एंट्री होती है फ्रैंकेनस्टाइन की, एक कमाल के इंसान की, जिन्होंने एक एनालॉजी से बताने की कोशिश की ये जो हम काफी ज्यादा पैराडॉक्सिस से गुजर रहे थे, इन्होंने एक बड़े ही सिंपल मॉडल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिसके लिए मेरे पास भी एनालॉजी है। सोचो एनालॉजी की एनालॉजी। प्लीज एक मिनट वीडियो मत छोड़ के जाना, कम टाइम अटेंशन स्पैन है, बट फिर भी एक सेकेंड, वेट वेट वेट। मैंने ब्लैक होल समझाने की कोशिश की है इसके थ्रू, तुम्हें बताता हूं कैसे। जब पानी मेरे मुंह के अंदर जा रहा था, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बहुत फनी लगेगी, बट मान लो मेरे मुंह के अंदर मछली है, वो बाहर आना चाह रही है, पानी अंदर की तरफ जा रहा है, पानी अंदर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, उस मछली को ऊपर आना है, तो वो स्विम करने की कोशिश करेगी, वो स्विम करती रहेगी, मैं पानी को गिरता जा रहा हूं, गिरता जा रहा हूं, लेकिन ये पानी इतनी ज्यादा तेज अंदर ट्रेवल कर रहा है, लेट मी से इट, मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा स्पीड से पानी अंदर की तरफ जा रहा है। तो लेकिन फिश, जो मछली है, वो तो नहीं ट्रेवल कर सकती मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन ये जो स्पेस टाइम है, ये जो पानी है, अभी स्पेस टाइम पे आते हैं, ये जो पानी है मेरे मुंह के अंदर जा रहा है बहुत ज्यादा तेज, मछली बाहर आने की कोशिश कर रही है। अगर मछली को बाहर आना है तो उसे मूव करना होगा मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, विच इज नॉट पॉसिबल इन आवर यूनिवर्स। नहीं पॉसिबल है। अब इसको रिप्लेस करते हैं ब्लैक होल से। ब्लैक होल को एक रिवर की तरह समझो, जिसके अंदर पानी गिर रहा है, मछली ऊपर आने की कोशिश कर रही है, और पानी को स्पेस टाइम से रिप्लेस करने की कोशिश करो कि अगर मान लो एक गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर स्पेस टाइम गिर रहा है और उस गड्ढे से किसी को बाहर आना है, तो स्पेस टाइम से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, वरना बाहर नहीं आ पाएगा। दैट इज द रिवर मॉडल ऑफ ब्लैक होल। मेरे को बड़ा खूबसूरत सा लगता है, बट ठीक था, लेकिन ये भी काइंड ऑफ एक एनालॉजी की तरह ही मान सकते, बहुत अच्छा था। मैं तो इसे अपने आसपास के एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, बट मैथमेटिकली भी ये काफी स्ट्रॉन्ग था, और मैथमेटिकली इसको स्ट्रॉन्ग किया क्रुस्कल एंड जेक्रेस ने। मैं यहाँ पे नाम लिख के लाया हूं, काफी डिफिकल्ट है मेरे लिए प्रोनाउंस करने, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सटेंडेड श्वार्ज़चाइल्ड सॉल्यूशन की बात की। एंड फाइनली मैं कुछ दिखा सकता हूं। वन वन सेकेंड भाई, खूबसूरत सी चीज, कुछ कुछ ऐसा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये
ये देख पा रहे, ऐसा कुछ। ये नहीं है क्रुस्कल ज़ेक्रेस सॉल्यूशन, बट उन्होंने ऐसे ही एक डायग्राम बनाने की कोशिश की जिसमें उन्होंने ना देखा कि रीजन ऑफ स्पेस जिसके हम अभी तक बात कर रहे थे हमारे यूनिवर्स की, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जब उन्होंने श्वार्ज़चाइल्ड सॉल्यूशन को और एक्सप्लोर करने की कोशिश की, उसकी और मैथमेटिक्स के अंदर गए, उन्होंने देखा कि अगर हम ब्लैक होल और अपने यूनिवर्स के ज्योमेट्री को स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि देयर मे एग्जिस्ट, मैथमेटिक्स सेज, जो हम कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, याद है मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि टी रिप्रेजेंट्स द टाइम विच फॉर द ऑब्जर्वर सिटिंग वेरी फार फ्रॉम द स्टार। ज्यादा ही अंग्रेजी बोल दी वैसे मैंने, है ना। वो टाइम है जो कि वो ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है जो बहुत दूर बैठा हुआ है। कहां का टाइम? वो भारी वाले स्टार का, ब्लैक होल के पास का टाइम, वो dt है, और r इज द रेडियल डिस्टेंस, रेडियस के जैसा डिस्टेंस। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोऑर्डिनेट्स को चेंज करने की कोशिश की। ये जो dt और dr है, अभी तो हम इसकी बड़ी सिंपल सी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, इन्होंने बस कोऑर्डिनेट चेंज किए, और जैसे ही इन्होंने कोऑर्डिनेट चेंज किए ये श्वार्ज़चाइल्ड सॉल्यूशन, भाई इन्होंने देखा और ही रीजन निकल के आ गए। मतलब ब्लैक होल से कनेक्टेड हमारा यूनिवर्स, और ब्लैक होल के जस्ट उल्टी एक चीज और भी एग्जिस्ट करती है। हम ब्लैक होल में जा सकते हैं, ब्लैक होल से वापस कुछ नहीं आ सकता। एक ऐसा ही जस्ट इसका ऑपोजिट भी एग्जिस्ट करता है। वो जो इक्वेशंस थी ना, वो मैं बताना चाह रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, तो सॉल्यूशन बताओ इसके क्या होंगे? एक्स की वैल्यू +-2 हो सकती है, पता थी हमें बात, है ना। इसका मतलब +2 हो सकता है, -2 हो सकता है। वैसे ही जब हमने इक्वेशंस को सॉल्व करके देखा, क्रुस्कल इनके कोऑर्डिनेट्स में डाल इनके कोऑर्डिनेट्स को यूज करके जब हमने फाइंड आउट किया, सॉल्यूशन को सिंपलीफाई किया, हमें पता लगा ब्लैक होल की जस्ट ऑपोजिट चीज एग्जिस्ट करती है, जिसके कुछ अंदर नहीं जा सकता, बस बाहर निकल सकता है, जिसे हम व्हाइट होल बोलते हैं। और साथ ही साथ हमारा यूनिवर्स, ब्लैक होल, व्हाइट होल, इसी को कनेक्ट करते हुए एक सेपरेट यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, जिसको मैं दिखा नहीं पाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है उसका, जिसको समझना, क्योंकि उसमें पूरा इन्फिनिट स्पेस दिखाना होगा। दुविधा से गुजर रहे थे सभी, लेकिन इस बार न्यू जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट की एंट्री होती है, मेरे पर्सनल फेवरेट रोजर पेनरोस की। उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे स्पेस टाइम को, पूरे के पूरे इन्फिनिट स्पेस टाइम को, ये देख पा रहे हो, ये हमारा पूरा यूनिवर्स है, कंप्लीट यूनिवर्स है ये हमारा। यहाँ पे ऐसे समझो कि हमें, अगर मैंने वैसे ये काफी बार अपनी वीडियो में बात बताई हुई है कि हम एक स्फेयर को एक सिंपल शीट में नहीं बदल सकते परफेक्टली। मैं अपने, अगर मैं इस डायरी में से एक पेज को फाड़ लेता हूं तो मैं इसे कंप्लीट एग्जैक्ट एक स्फीयर नहीं बना सकता, क्योंकि स्फीयर की ज्योमेट्री ऐसी है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूं इस पेज पे, तो हाँ, a² = b² + c², वो सुना होगा ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वगैरह वगैरह। स्फीयर पे ये चीज काम नहीं करेगी, स्फीयर की ज्योमेट्री अलग होती है। वैसे ही, लेकिन वर्ल्ड मैप कैसे बनाते हैं हम? वर्ल्ड मैप तो ऐसा सीधा सा भी दिखाई देता, हमें तो मिल जाएगा। मेरे पास तो वो माउस पैड होता है ना, वो बड़ा सा, वो है मेरे पास, उसमें वर्ल्ड मैप बना हुआ है, लेकिन उसमें दिक्कत है, उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है। उसमें ना जो ग्रीनलैंड और जो अफ्रीका है ना, उसका जो साइज है वो सिमिलर लगता है, जबकि बहुत डिफरेंट है। जब हम स्फीयर को एक प्लेन शीट पे एक 2D मैप उसका बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो साइजेस हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो पेनरोस ने क्या किया, डायग्राम बनाने की कोशिश की पूरे यूनिवर्स की, एक चीज को प्रिजर्व रखने के लिए। इंपॉर्टेंट फीचर इसमें है अभी भी। अभी मैंने स्पेस टाइम डायग्राम्स के बारे में बताया था कि ऊपर फ्यूचर है, नीचे पास्ट है, हमारे पास ये रीजन एक्सप्लोर करने के लिए, ये रीजन एक्सप्लोर करने के लिए गिवन टाइम में, और ये वो स्पेस लाइक रीजन होते हैं जहां मैं एंटर नहीं कर सकता। लाइट ट्रेवल करती है इस लाइन पे, विच इज 45 डिग्री फ्रॉम दिस एक्स एक्सिस, और टाइम हमारे साथ हमेशा ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। पेनरोस ने सोचा कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को, ये तो इनफाइनाइट डायग्राम है, ऊपर भी इंफिनिटी तक जाएगा ये पूरा समय, और नीचे भी इंफिनिटी तक जाएगा, क्या मैं इस पूरे के पूरे इनफाइनाइट वाइड डायग्राम को एक छोटे से डायग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कन्फॉर्मल मैपिंग का यूज। कन्फॉर्मल मैपिंग का मतलब होता है हम इस ग्राफ को ऐसे चेंज करने वाले हैं सच दैट इसके एसेंशियल फीचर चेंज ना हो। इसको ऐसे हम बदलने वाले हैं ग्राफ को, ताकि इसके एसेंशियल फीचर सेम रहे। कहने का मतलब, इस डायग्राम में जो डायमंड शेप का दिखाई दे रहा है, इसमें भी टाइम ऊपर की तरफ ही फ्लो करता है पेनरोस डायग्राम में। हाँ, डिस्टेंस यही ही है अभी भी, लाइट अभी भी 45 डिग्री पर ही है, यहां भी और यहां भी। जो भी लाइट होगी वो 45 डिग्री पे मूव करने वाली है। यहां पे
45 डिग्री, एंगल चेंज नहीं हुए। दीज आर द एसेंशियल थिंग्स जो पेनरोस डायग्राम में हमें देखने को मिलती है। अब इसमें 5 तरह की इंफिनिटीज हैं जिसको हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले एक ये इंफिनिटी है, दिस इज द इंफिनिटी जो हमें इनफाइनाइट फ्यूचर के बारे में बताती है। ऊपर चलते चलते इंफिनिटी को पहुंच जाएंगे, समय इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट पास्ट के बारे में बताती है। ये हमारे पास है लाइट लाइक इंफिनिटी। यहां पे इन एजेस पे पहुंचना सिर्फ और सिर्फ लाइट के लिए ही पॉसिबल है। और याद रखना ये फिश आई लेंस है हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्स के लिए। पूरा यूनिवर्स है भाई ये। इसका मतलब है यहां पे इस ये जो एज है ना, इसके पास इनफाइनाइट स्पेस है, जो ऐसे कर्व ऐसे, अगर मैं उसको जूम करता जाऊंगा तो इनफाइनाइट जूम हो जाएगा। इतना सारा स्पेस यहाँ पे ऐसे स्ट्रेच कंप्रेस करके रखा हुआ है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ पेनरोस डायग्राम। बट कर तो लिया ना हमने पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही डायग्राम में। तो ये हमारे पास है लाइट लाइक इंफिनिटी, लाइट लाइक इंफिनिटी। ये हमारे पास है टाइम लाइक इंफिनिटी। हम यहां पहुंच सकते हैं अगर हम इमोर्टल हो तो, कभी मरे ही ना तो फिर यहां पहुंच जाएंगे। और एक और इंफिनिटी है, दिस इज कॉल्ड स्पेस लाइक इंफिनिटी। स्पेस लाइक इंफिनिटी के बारे में मैंने अभी अभी बताया था। अगर मैं यहां पे हूं तो मैं नहीं परसीव कर पाऊंगा उन इवेंट्स को जो यहां हो रहे हैं इस लाइन पे। मैं नहीं परसीव कर पाऊंगा उन इवेंट्स को जो यहां हो रहे हैं। बाय द वे इसमें हमें थोड़ी लाइंस थोड़ी ऐसे डिस्टोर्टेड सी नजर आती, ऐसी सी होती है इसमें लाइन। क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? इसमें सीधा वाला ग्राफ क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कन्फॉर्मल मैपिंग की ना, कुछ तो चेंज होगा ना उसके अंदर। तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स है ना वो इस तरीके से बदले हैं कि अगर कोई पर्सन रेस्ट पे है तो उसकी ट्राजेक्ट्री कुछ ऐसी हो। अगर ये हमारे पास डायग्राम है, कोई रेस्ट पे है तो ये रही उसकी ट्राजेक्ट्री, बिल्कुल स्ट्रेट। बस बैठा हुआ है, समय चलता जा रहा है, बस बैठा हुआ है, समय चलता जा रहा है, समय चलता जा रहा है, तो ये रही। लेकिन अगर कोई चलने की कोशिश करेगा तो उसकी ट्राजेक्ट्री कुछ ऐसी सी हमें दिखाई देने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ पे अगर हम देखें कोई प्लेन सीधा चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अर्थ खुद ही स्फेरिकल है तो उसकी ट्राजेक्ट्री ऐसी ही होगी ना चाहते हुए भी। अपनी तरफ से वो सीधा चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसकी ट्राजेक्ट्री ऐसी ही होगी क्योंकि वो स्पेस ही ऐसा है। उसमें उसमें वो स्फेरिकल सिमेट्रिक स्पेस में चल रहा है, वो स्फेयर के ऊपर चल रहा है तो उसकी ट्राजेक्ट्री वैसी होगी। ऐसे ही ये जो डायग्राम्स हैं इसमें जो कोऑर्डिनेट्स हमने यूज किए हैं वो थोड़े अजीब से हैं, उसमें ऐसी सी ट्राजेक्टरीज होती हैं। सो इस डायग्राम में अगर हम ये वाले रीजन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें तो हम यहां पे भी पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है गिवन टाइम में हम इस ट्राजेक्टरी को तो फॉलो नहीं कर सकते थे, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि ये रीजन ही हमारे से फॉरबिडन है, हम इस रीजन में घुस ही नहीं सकते। घुस सकते हैं, बस आराम से बैठे रहो। ये हमारे पास ब्लैक होल वाला रीजन है और चलते चलते फिर से हम इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल का मतलब है यहां पे एंड होने वाला है समय का, ना कि स्पेस का। स्पेस तो है ही यहां पे इतना सारा, है ना, टाइम एंड हो गया यहाँ पे। अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके देखूं, हमारी मैथमेटिक्स कहती है अगर मैं इसको और एक्सटेंड करके देखूं तो ये है ब्लैक होल जहां से वापिस आना मुश्किल है। मुश्किल क्या है, वापिस आ ही नहीं सकते। ये वो रीजन है जस्ट रिवर्स ऑफ ब्लैक होल विच इज व्हाइट होल, जिसके अंदर घुस पाना मुश्किल। मुश्किल क्या है, इम्पॉसिबल एज पर आर मैथमेटिक्स सेज। और अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंड मैक्सिमली एक्सटेंडेड श्वार्ज़चाइल्ड सॉल्यूशन। तो यहां पे हमारे पास दिखता है वो अल्टरनेटिंग यूनिवर्स जिसके बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे। दिस इज आर यूनिवर्स, दिस इज ब्लैक होल, दिस इज वर्म होल। और अगर मैं यहां से यहां जाने की कोशिश करूं, दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल, क्योंकि टाइम ऐसे फ्लो करता है, ऐसे नहीं। मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल करना पड़ेगा अगर हमें इस डायरेक्शन में जाना है तो, क्योंकि लाइट भी तो 45 डिग्री पे ट्रेवल करती है। लाइट भी ऐसे नहीं कर सकती, लाइट 45 पे ही करेगी, 45 से कम नहीं हो सकता उसका एंगल। तो मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट जाना होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। बट यहां एक पॉइंट दिख रहा होगा ना, दिस इज कॉल्ड वर्म होल, दिस इज व्हाइट होल, दिस इज वर्म होल। ये भी ओपन नहीं होता है। जैसे ही कोई इसमें इवन लाइट भी घुसने की कोशिश करेगी तो ये ओपन ही नहीं होता। ये वाले समय में इधर के डायरेक्शन में जाना इज इम्पॉसिबल इवन फॉर लाइट। हम यूजुअली सोचते हैं कि यही है वर्म होल वाला रास्ता, बट नहीं, ये सारे वर्म होल के रास्ते हैं, बट इनमें जा पाना इज नॉट पॉसिबल एज फार एज दिस श्वार्ज़चाइल्ड सॉल्यूशन सेज। बट आगे क्या रखा है वो अपनी कहानी में जानते हैं। ये था हमारे पास पेनरोस के द्वारा ड्रॉ किया गया ये फिश आई लेंस है पूरे यूनिवर्स का, जहां पे हमें ब्लैक होल, व्हाइट होल, अदर यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स सब कुछ दिखाई दे रहा है। और ये जो ऊपर टॉप पे हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज दिस सिंगुलैरिटी पॉइंट, वही ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी। इसका मतलब है हमारी जो आइंस्टाइन की इक्वेशंस हैं वो अलाउ नहीं करती हैं कि हम हमारे यूनिवर्स से इधर वाले में चले जाएं, लेकिन हमारे यूनिवर्स से ब्लैक होल में जाना पॉसिबल है। हमारे
ये ध्यान रखना, हमारे यूनिवर्स से ब्लैक होल में जाना पॉसिबल है, दूसरे यूनिवर्स से भी ब्लैक होल में जाना पॉसिबल है, उसी ब्लैक होल में जिसमें मैं जा रहा हूं। इसका मतलब दो प्रेमी, एक राजन एक वीना, मैं जा रहा हूं ब्लैक होल के अंदर, कायनात ने साथ दिया है। वो डायलॉग सुना है ना कि पूरी गाना भाई भाई वो डायलॉग कैसे भूल सकता हूं मैं, कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है तुम्हें उससे मिलाने में। मेरे केस में भगाने में साथ दिया था, बट वो बात अलग है। तो दूसरे यूनिवर्स में है, दूसरे यूनिवर्स से आ रही है वो उस ब्लैक होल में, मैं इधर यूनिवर्स से जा रहा हूं, और मान लो दोनों सेम ही ब्लैक होल में जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे ब्लैक होल्स है पूरे यूनिवर्स में, वो भी वही यूनिवर्स में आ सकती है, मैथमेटिक्स अलाउ करती है, मैं भी उस यूनिवर्स में। जैसे इवेंट होराइजन क्रॉस करेंगे हम एक दूसरे को देख सकते हैं। बाकी जो उस यूनिवर्स में लोग होंगे उसके लिए वो फ्रीज हो गई है इवेंट होराइजन में, वो अंदर जा रही है। मेरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके लिए मैं फ्रीज हो गया इवेंट होराइजन पे, लेकिन मैं अंदर जा रहा हूं, हम दोनों अंदर जा रहे हैं। हमारे हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एकदम नॉर्मल सिचुएशन है, बहुत बड़ा ब्लैक होल है, समय है सिंगुलैरिटी तक जाने में, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, शायद आखिरी बार, बट बात कर सकते हैं। आगे हमें पता है मौत है, मोस्ट प्रोबेबली, बट मैं उसको जाते ही कहता हूं कि कहता क्या हूं, क्या मैं एक्चुअल लव स्टोरी सुनाने लग गया हूं, बट ये फैंटेसीज बाद में सुनाऊंगा मैं अपनी। बट जैसे ही हम ब्लैक होल के अंदर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारी लाइट वेव्स आती हैं, वो हमारे से टकराने की कोशिश करती हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था ना कि जो लाइट है वो बाहर जाने की कोशिश कर रही है, जैसे वो मछली बाहर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पानी इतनी तेज आ रहा है अंदर की तरफ कि वो बाहर जा ही नहीं सकती। पानी अंदर की तरफ आ रहा है मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, वो स्पेस टाइम अंदर की तरफ ट्रैवल कर रहा है मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो लाइट कैसे बाहर चली जाएगी यार? लाइट की भी तो लिमिट है ना, उससे तेज नहीं चल सकती है। इसका मतलब है हम आराम से धीरे धीरे सिंगुलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारी लाइट टकरा रही है, हमारी बॉडी से टकरा रही है, हमारी बॉडी के जो एटम्स है वो धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। मजेदार सिचुएशन तो होगी, एटलीस्ट जी तो नहीं पाए साथ, मरेंगे तो, और हम जा रहे होंगे सिंगुलैरिटी की तरफ। अभी अभी समझाया, दैट पॉइंट इज नॉट द एंड ऑफ स्पेस, दैट इज द एंड ऑफ टाइम इटसेल्फ। मैं जाना चाहता हूं उसके साथ समय के अंत तक। कमाल की बात है ना? बट स्पेस काइंड हुआ, टाइम काइंड हुआ, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशंस याद करो ब्रेक हो जाती हैं उस सिंगुलैरिटी पे जाके। हमें नहीं पता उस सिंगुलैरिटी पे क्या होगा, क्या सही में हम उस सिंगुलैरिटी में हमारे एटम्स एटम्स ब्रेक हो जाएंगे, या फिर शायद वो एक रास्ता होगा दूसरे यूनिवर्स में जाने का, किसी और ही यूनिवर्स में जाने का। वी हैव नो आइडिया एट ऑल। क्योंकि ये जो श्वास चाइल्ड, कितनी खुशी की बात है ना, क्योंकि ये जो श्वास चाइल्ड ब्लैक होल था, ये श्वास चाइल्ड ब्लैक होल स्पिन नहीं कर सकता, ये कंडीशन मानी थी श्वास चाइल्ड ने। और हमने अभी तक जितने भी अपने यूनिवर्स में चीजें देखी हैं वो स्पिन कर रही होती हैं, तो इसका मतलब है शायद सिंगुलैरिटी पे कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जिसको अभी तक हम डी कोड नहीं कर पाए हैं, जो कि अच्छी बात है। शायद ये कायनात मुझे और वीना को लेके आई है एक ब्लैक होल में एक साथ, मरने देने के लिए नहीं, हमें एक न्यू यूनिवर्स में, जहां पे हमारे पे समय ही समय होगा, जहां पे हम एक न्यू जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे समय की तरफ हम जा रहे होंगे। या फिर श्वास चाइल्ड वाज राइट, दैट इज द एंड ऑफ टाइम एंड वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स इट। हम एक ऐसी जगह पे जा रहे होंगे वेयर वी बोथ आर फॉर एवर ट्रैप्ड बट फॉर एवर टुगेदर। एक ऐसी किताब के अंदर, जैसे किताब में दो गुलाबों को रख के दबा दिया हो और उसे अच्छे से ऐसे प्रेस कर दिया हो, वैसी सिचुएशन में होंगे, बट वी विल बी टुगेदर एंड दैट इज द एंड ऑफ द जर्नी ऑफ गोइंग इनसाइड द ब्लैक होल। दैट इज द माइक ड्रॉप मूवमेंट बाय द वे। एक मिनट। तो कहानी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्या इससे कुछ सीखे हो। और पूरे एक हफ्ते का मटेरियल दे दिया, क्योंकि मैंने इस वीडियो में ना बहुत सारी ओवर थिंकिंग के लिए तो टॉपिक दिया ही है, और बहुत सारी इक्वेशंस का भी यूज कर दिया, जो कि सोचने में थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में समय लगेगा। अगले हफ्ते क्वांटम संडे के सेकंड एपिसोड में इसी जगह पे, इसी छत पे मिलने वाले हैं और ऐसे ही बातें करने वाले हैं, ऐसी ही कहानी तुम्हारे लिए लेके आने वाला हूं मैं। और एक जो डायलॉग था जो मैंने मारना था बट मैं नहीं यूज कर पाया, तो मैं अभी बोल देता हूं। जो दूसरे यूनिवर्स में वीना है, अगर मुझे इस यूनिवर्स में
एक गाना गाना होता, डेडिकेट करना होता उसके लिए, तो वो क्या होगा वो मैं गा के सुनाना चाहूंगा। देखो वीडियो तो छोड़ के जाने ही वाले हो, गाना सुना देता हूं तब भी भागोगे। सो मैं उसके लिए गाना गाता। ए खुदा साथ देना, खो गई तू ये किस जहां में, मैं यहां हूं देख तो जरा। तो ये मैं गाना गाता उसके लिए, मतलब उसकी याद में ये गाना गा रहा होता। आई होप काफी सारी चीजें सीखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्वांटम संडे के। उसके बीच में एक क्वांटम कंप्यूटिंग का लेक्चर आने वाला है, तो ब्लैक होल्स की बात करेंगे इन वीडियोस में, क्वांटम संडे में बीच में क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करेंगे और फिर दोनों को मिक्स करेंगे और बहुत सारे मजे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।